हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण गोयल फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो है वो सामान्य विज्ञान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ठीक है, इससे पहले आज एक महान विभूति की जो है वो जन्म जयंती है पृथ्वीराज चौहान की। इसके लिए मैं उस महान विभूति के लिए जन्म जयंती पर उनको सादर नमन करता हुआ उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो आपके सामने बोलता हूं। आप लोग, मैं वैसे इतिहास से रिलेटेड नहीं हूं, फिर भी अपन बात करेंगे आज कि सर उनके लिए एक श्लोक बोला गया है कि सर 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये उसकी पृथ्वीराज रासो की जो 4 लाइनें हैं, ये मेरे द्वारा जो है उन महान विभूति के लिए जो है एक श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित किया गया है। चलिए इस के बाद मैं आज प्रारंभ करता हूं अपनी क्लास को। तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बात कही थी मिश्रण से रिलेटेड, है ना। यहाँ अपने जो पदार्थ का जो वर्गीकरण था वो वर्गीकरण आज समाप्त हो चुका है, परंतु उससे कुछ रिलेटेड बात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है वहां बात करते हैं। एक चीज टॉपिक पूछा जाता है, मिश्र धातु क्या होते हैं यहाँ मिश्र धातु, और कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सा प्रश्न बन के आता है आप लोगों के लिए। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है कि मिश्र धातु का देखो नाम क्या है, मिश्र का अर्थ होता है मिश्रण। किसका मिश्रण? धातुओं का मिश्रण। यानी जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में कंबाइन कर लिया जाता है ना, तो जो नई चीज बनती है उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है सर, यानी मैं यहां लिखूं जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु। जैसे कांसा, पीतल, आजकल ट्रेंड में चला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपको याद होगा, स्टील की प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो उसको हल्का करने में काम आया जाता है। ठीक है, एक आता है जर्मन सिल्वर। ये सारे क्या है? ठीक है, फ्यूज तार आप लोगों का, फ्यूज तार बहुत बार प्रश्न आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्यूज तार से। तो ये सारी क्या है? मिश्र धातु, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। अब मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को बता देता हूं मिश्र धातु के। अब देखिए, कुछ मिश्र धातु के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहला कांसा, ब्रॉन्ज। ठीक है सर, ब्रॉन्ज मेडल जो मिलता है ओलंपिक वगैरह में, वहां की बात करेंगे। किससे मिलता है? देखिए कहां से बना होगा कांसा? कांसा बना है तांबा और टीन से। तांबा का जो है वो सिंबल होता है कॉपर। ठीक है, टीन का होता है Sn। ठीक है सर, तो तांबा का 90% और टीन का 10% का जब मिक्सर किया जाता है तो क्या बनता है? कांसा बनता है। ठीक है सर, याद रखिएगा ये। ठीक है, और दूसरा पीतल जो आप लोगों के घरों में यूज होता है बर्तनों के रूप में, ये बनता है 2 से, तांबे और जस्ते से। ठीक है सर, तांबे का वही Cu और जस्ते का जिंक, है ना। तो जिंक का तांबा 70% और जस्ता 30% मिलता है ना। मोस्ट प्रोबेबल क्या है? घंटियां बनाने में। ठीक है, पीतल की। गन मेटल, ये इंपॉर्टेंट है, तोप वगैरह बनाने में जो उपयोग होता है गन मेटल। ठीक है, कहां से बनता है? तांबा, जस्ता और टीन, तीनों को मिला दो। तांबा, जस्ता और टीन कितने? 90% तांबा, 2% जस्ता और 8% टीन जब मिलता है तो क्या बनती है? तोप बनती है, जिसको गन मेटल कहा जाता है। ठीक है सर, और स्टेनलेस स्टील यानी स्टील की प्रॉपर्टी और वजन में हल्का करना। क्या होता है? स्टील, आप जिसको हिंदी में इस्पात कहा जाता है, इस्पात। ठीक है सर, उसमें निकल और क्रोमियम की कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, मिक्सर किया जाता है। निकल को Ni और क्रोमियम को, ये सारे जो है वो डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये इसके बारे में बात करेंगे अपन लोग, निकल और क्रोमियम, जिससे मिलकर के क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। और सिर्फ स्टील, ये दोनों, एक स्टेनलेस स्टील और एक सिर्फ स्टील। ठीक है सर, दोनों में परिवर्तन है। स्टील बनता है लोहे और कार्बन से, और अगर इसी स्टील में और क्या मिला दूं मैं? निकल और क्रोमियम मिला दूं तो क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील, है ना। तो सीधी सी बात है, हम अगर सीधा बात करें स्टेनलेस स्टील में क्या होगा कि लोहा, कार्बन, निकल और क्रोमियम, ये 4 चीजें मिलकर के स्टेनलेस स्टील को बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये, छोटी छोटी है लेकिन मगर बहुत बड़ी चीजें बात है ये कॉम्पिटिटिव। एक आता है आपका फ्यूज तार, जो घरों में जो फ्यूज बांधने में काम आता है आप लोगों का। ठीक है सर, क्या आता है? सीसा और टीन। सीसा का मतलब लेड, Pb प्लस टीन Sn। ठीक है सर, तो शंकर प्रभु जब मिलते हैं तो फ्यूज का जो है वो तार ठीक हो जाता है। देखिए शंकर प्रभु,
शंकर प्रभु के मिलने से फ्यूज का तार ठीक हो जाएगा। ट्रिकली याद करो, बहुत अच्छी चीज है। अगली बात, सोल्डर धातु। देखिए आप लोग मार्केट में जाते हो, सर ये जो है वो वायर टूट गई, सोल्ड कर दो, तो वो एक गर्म चीज को एक पदार्थ पे लगाते हुए आपको जो है वो दोनों तार को जोड़ दे, टांका लगा दे, इसको बोलते टांका लगाना। ठीक है सर। सोल्डर धातु में कौन सा, सीसा और टीन, उसमें भी सीसा और टीन, लेकिन दोनों की प्रतिशत मात्रा अलग है, एक की याद रखिएगा। जिसमें सोल्डर धातु में 68% तो क्या होता है सीसा, और 32% क्या होगा टीन, टांका लगाने में, जोड़ने में काम आता है। तो ये कुछ आपकी क्या थी, मिश्र धातुएं थी, उसके बारे में बात की जाती है। चलिए यहां से आप लोगों का जो वर्गीकरण था पदार्थ का, उसके बारे में जो अपने बात हो गई थी। अब अपन बात करते हैं परमाणु से रिलेटेड। एक तत्व जो पढ़ लिया अपन, तत्व पढ़ लिया सारे। अब देखो एक बात होती है तत्व के बारे में, जो बात होती है तत्व को अरेंज कहां किया जाता है, तो तत्व को व्यवस्थित किया जाता है आवर्त सारणी। किसमें किया जाता है, आवर्त सारणी। तो देखिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में बताता हूं, क्या होती है आवर्त सारणी, क्यों जरूरत पड़ी, किसके कारण। तो देखो आवर्त सारणी का जो क्रम है ना, विकास का क्रम की बात करें तो आवर्त सारणी को सर्वप्रथम जो है ना वो खोजा गया था डोबेराइनर ने। किसने कहा, डोबेराइनर। इन्होंने अपना एक नियम दिया था जिसको डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा गया। सबसे पहले त्रिक नियम हुआ क्या था साहब, डोबेराइनर ये कहते हैं, इन्होंने क्या किया, 3-3 के जोड़े बनाए। क्या किया, 3-3 तत्वों को लेकर के जोड़े बनाए, और जोड़े बना करके इन्होंने क्या कहा कि सर प्रथम तत्व मान लेते A + B + C, ये 3 तत्व है। ठीक है सर। इन्होंने क्या कहा, तीनों को तत्वों का जो जोड़ा है उस डोबेराइनर के 3 के प्रथम तत्व और अंतिम तत्व का जो परमाणु भार होगा उसका आधा जो है वो उसका क्या होगा, बीच वाले तत्व का परमाणु भार औसत निकाला। तो ये था डोबेराइनर। डोबेराइनर के बाद आए आपके कौन, न्यूलैंड। कौन आए, न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। कौन सा नियम, अष्टक। अष्टक नियम में इन्होंने क्या बताया कि तत्वों को क्या किया, जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं ना, सारे गा मा पा धा नी सा, उसी तरीके से 8 बोला, 7 सुर के बाद जब 8वें सुर की जो पुनरावृत्ति होती है, उसी तरीके से 7 तत्वों के बाद 8वें तत्व के जो गुणधर्म होंगे वो प्रथम तत्व के क्या होंगे, समान होंगे। तो ये किसने कहा था, इसको न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया था। अगली बात, न्यूलैंड के बाद देखो यहां तक बिल्कुल जो है ये बिल्कुल कम तत्वों तक की 3-3 के जोड़े जो है 8-10 तत्वों के बारे में डिस्कस हुआ। यहां से बात करें 20 तत्वों तक ही इनकी बात जो बात सही हुई थी। अगली बात करें न्यूलैंड के बाद, न्यूलैंड के बाद आए थे आपके मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है सर। यहां से जो है वो व्यवस्थित रूप से जो आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा खोजी गई थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और मेंडलीफ के बाद आई थी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आई थी हेनरी मोजले की। तो प्रश्न अगर आ जाता है कि सर आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, हेनरी मोजले। कौन है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, हेनरी मोजले। मेंडलीफ ने का जो आवर्त नियम है वो याद रखिएगा। मेंडलीफ कहते हैं कि सर तत्वों के परमाणु, तत्वों के जो रासायनिक व भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक व भौतिक गुणधर्म वह उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन। इसका अर्थ क्या है कि इन्होंने जो तत्वों का अरेंजमेंट किया था वो तत्वों का अरेंजमेंट किसके आधार पर किया था, परमाणु भार। यानी जो हल्के हैं उन्हें पहले लिखा गया और जो भारी है उनको बाद में लिखा गया। जबकि हेनरी मोजले जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सर, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो है तत्व के, रासायनिक व भौतिक गुणधर्म वो क्या होते हैं, वह उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। किसके होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। याद रखिएगा ये। तो परमाणु क्रमांक 1 2 3 4, और इसी आधार पर मैं आपको अगले लेसन में आवर्त सारणी के जो परफॉर्म आए उसके बारे में बताऊंगा कि सर कौन कौन से वर्गों में विभाजित है, कितने कितने तत्व आते हैं, किस तरीके से भरा जाता है। वो सारी जो हेनरी मोजले की है वो अपन अगली क्लास में बात करेंगे।
तो देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगली क्लास के लिए जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।